हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं इसके पहले कि ज्योग्राफी होता क्या है। तो जो वर्ड है ज्योग्राफी, ये दो वर्ड से बना हुआ है, जियो और प्लस ज्योग्राफी। जियो का अर्थ होता है अर्थ एंड ज्योग्राफी का अर्थ होता है स्टडी या डिस्क्रिप्शन। यानी कि हम ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसे कह रहा है कि हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। यानी कहने का मीन्स है कि जब हम रात में सनसेट के समय, सनसेट के बाद जब हम आकाशों को देखते हैं, यानी कि आकाश को देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे ब्राइट डॉट्स दिखते हैं शाइनिंग करते हुए। ठीक है, उसमें अब कह रहा है कि सुन यू वुड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग, यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। और जैसे जैसे हम उसको ध्यान से देखते जाते हैं, ये क्या होता है कि और अधिक से अधिक मुझे हमें दिखने लगते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विद द टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। जब हम देखते हैं कि हमारा आकाश क्या होता है कि बहुत सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स से भरा पड़ा रहता है। यहाँ पे फील्ड विद का मतलब होता है, फील्ड विद ना भरा हुआ। सम आर ब्राइट, उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, एंड सम आर डिम्स, यानी कुछ जो होते हैं बहुत डिम्स होते हैं। इट्स सीम एज इफ द स्काई इज स्टन्ड विद द डायमंड्स, जैसे मानो कि ये जो आकाश है ये डायमंड से भरा हुआ है। स्टडेड विथ का मतलब होता है भरा हुआ, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे कि जब हम आकाश में देखते हैं तो लगता है कि हमारा जो आकाश है यानी कि स्टडेड विथ डायमंड्स, यानी कि डायमंड से भरा हुआ है। दे ऑल अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। जब हम इस चीज़ों को जब ध्यान से देखने लगते हैं, यू विल नोटिस, जब हम इसे ध्यान से नोटिस करते हैं, दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू, यानी कि उसमें से कुछ जो होते हैं डिम्स होते हैं और कुछ जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होते हैं। दे सिंपल दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून साइन। और जैसे कि उसमें जैसे कि हमारा मून फ्लिकर करता है। along with these bright object along with this bright object you may also see the moon on most of the day। अब उन्हीं जितने भी हमारे ये ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि स्टार्स कहलाते हैं, इन स्टार्स के बीच में हम बहुत दिनों, अधिकतर दिन देखते हैं कि हमारा वहाँ पे क्या होता है कि मून शाइनिंग करता रहता है। इट में हाउ एवर अपीयर अ डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप। और हम ये देखते हैं कि ये क्या होता है कि अलग अलग टाइम पे, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट शेप का दिखता है। जैसे कि हम मानते हैं, जैसे कि हमारा एक होता है पूर्णिमा और एक होता है अमावस्या। ठीक है, यानी कि हम पढ़ते हैं इसको फुल मून, जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, और न्यू मून बोलते हैं अमावस्या को। तो जब हम देखते हैं कि फुल मून में क्या होता है कि हमारा चंद्रमा जो होता है, मून जो होता है वो फुल होता है। और न्यू मून में कि इसके न्यू मून इसलिए कहते हैं क्योंकि एक नया मून, यानी कहने का मतलब है कि पूरी तरह कंप्लीट, यानी कि उस दिन मून नहीं दिखता है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा मून धीरे धीरे छोटे छोटे फॉर्म में दिखना शुरू होता है। पहले जैसे मान के चलिए कि हमारा मून कंप्लीटली ये फुल मून की तरह ऐसे दिखता है, फिर क्या होता है धीरे धीरे ये क्या होता है कि छोटा होते जाता है। ठीक है, ऐसे होते जाते हैं और एक समय आता है न्यू मून के दिन कि यहाँ पे क्या होता है कि ये कंप्लीटली कवर हो जाता है और ये होता है, इसे हम न्यू मून बोलते हैं। अब जैसे यहीं पे दिया एट द डिफरेंट पोजीशन, यानी कि यही कह रहा है कि यहाँ पे जब हमारा चंद्रमा जो होता है ये डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजीशन में दिखता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। कहने का मीन्स है यहाँ पे कि हमारा जो फुल मून होता है ये ओनली वन, यानी कि ये मंथ में सिर्फ एक ही बार दिखता है और इस दिन को हम लोग बोलते हैं फुल मून, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इसे हम क्या बोलते हैं फुल मून, या हम इसे हिंदी में पूर्णिमा का नाम भी देते हैं। और इस दिन क्या होता है कि हमारा मून जो होता है ये फुल दिखता है और बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस रहता है इसमें। और फोर्थ नाइट लेटर, यानी कि 14 दिनों के बाद, यू कैन, यानी कि दो पखवाड़े जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वैसे यू कैन नॉट सी इट ऑल एट ऑल इट अ न्यू मून। और यही क्या होता है कि ये
फोर्थ नाइट लेटर यानी कि 14 दिनों के बाद, या हम इसे हिंदी में पखवाड़ा भी बोलते हैं। यू कैन नॉट सी, और ये कम्प्लीटली नहीं दिखता है, और उस दिन को हम लोग इसे न्यू मून बोलते हैं, और इसे एक और नाम से जानते हैं, जैसे कि हमारा हो गया अमावस्या। और इस दिन क्या होता है कि चंद्रमा कम्प्लीटली कवर हो जाता है, और उस दिन हमारा जो आकाश होता है वो तारों से टिमटिमाता हुआ दिखता है, फ्लिकर होते हुए दिखता है। ऑन दिस डे यानी कि इस दिन पे यू कैन वॉच द माइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट। और इस दिन जब चंद्रमा हमारा यानी कि पूर्णिमा अमावस्या के दिन यानी कि न्यू मून के दिन क्या होता है कि जब हम आकाश को देखते हैं तो उस दिन हमारा आकाश जो होता है यानी कि स्काई जो होता है वो बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। और उस दिन हमारी जो आकाश होती है, आकाश बहुत ही सुंदर दिखती है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर कि स्टैंडर्ड विथ डायमंड्स। और इसी न्यू मून के दिन ही हमारा आकाश इस लगता है कि हमारे आकाश में बहुत सारे डायमंड सजे हुए हैं। Do you know wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? ये जान के यानी कहने का मीन्स है यहाँ पे कि डू यू वंडर, कहने का मतलब ये जान के आपको आश्चर्य होगा, वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। यानी कि हम लोग दिन में मून को क्यों नहीं देख पाते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं, या जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आकाश में यानी कि रातों में ब्राइट यानी कि बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, इसको आखिर ड्यूरिंग डे टाइम में क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इसका कारण है इट इज़ बिकॉज दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट टाइम। यानी कि इसका ये कारण है कि दिन के यानी कि डे टाइम में हमारा जो सन होता है जो कि एक स्टार ही है, इससे इतनी ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम फॉर्म में इतनी ज़्यादा लाइट निकलती है कि जिससे कि हम ना मून को देख पाते हैं और ना ही हमारे जो स्टार्स हैं उसे नहीं देख पाते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई या नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। कहने का मीन्स है यानी कि द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। यानी कि जब हम या वो सन हो या मून हो या जितने भी अदर ऑब्जेक्ट जो हमें रात के आकाश में दिखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इसमें बहुत कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं। तो ये बोल रहा है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। यानी कि इसमें जो होते हैं बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही गर्म यानी कि हॉट भी होते हैं। पहले दे आर मेड अप गैसेस, और ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ये क्या होते हैं? मेड अप हॉट गैसेस से बने हुए होते हैं। दे हैव देयर ऑन हीट, और इनके पास क्या होता है? खुद की हीट होती है, एंड लाइट, और ऑन लाइट भी होती है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि वो क्या करते हैं कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में इमिट यानी कि अपने हीट को और लाइट को इमिट करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि जिनको इनके पास अपनी जो हीट होती है यानी कि ऑन हीट होती है एंड ऑन लाइट होती है, जो इमिट करते हैं लार्ज अमाउंट्स में, इन सब सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग स्टार्स बोलते हैं। यानी कि हम यहाँ पे जाने कि स्टार्स के पास क्या होता है? ऑन हीट होता है और ऑन लाइट्स भी होते हैं। जैसे कि हमारा सन है तो सन भी क्या करता है? अब उसके पास भी अपना हीट होता है और अपनी लाइट्स होती है, इसलिए हमारा सन जो है, सन इज अ स्टार, यानी कि हमारा सन स्टार है। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर जब स्टार्स होते हैं, अब जैसे कि सन है और ये हमारा क्या है? एक स्टार है, तो बहुत सारे जो स्टार्स हैं ना वो सन से भी बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे सन आखिर क्यों इतना बड़ा दिखता है? क्योंकि वो जो भी स्टार हैं वो क्या है? हमसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, और सन जो है उनसे कम डिस्टेंस पे आता है, इसलिए हमें सन क्या होता है? ज़्यादा इसके हीट और लाइट हमें फील होते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग, कहने का मतलब है कि जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, जो कि बहुत सारे जिसको गिन नहीं सकते हैं, ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। और ये जो ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं? सन के जैसा सिमिलर होते हैं, बट लेकिन वी डू नॉट फील देयर हीट, बट हम लोग उनके हीट को
फील नहीं कर पाते, और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। यानी कहने का मीन्स है कि जब हम क्या करते हैं कि हम सन की जो लाइट होती है और हीट होती है हम इसे फील कर पाते हैं, लेकिन जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हैं जो नाइट के स्काई में दिखते हैं, उनके ना हीट को हम फील कर सकते हैं ना लाइट को फील कर सकते हैं। ये आखिर क्यों? क्योंकि ये जो है वो बहुत ही टाइनी, सो टाइनी बिकॉज आर वेरी वेरी फार, यानी कि ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इतने दूर हैं कि हम ये बहुत ही ज़्यादा टाइनी दिखते हैं, यानी कि छोटे दिखते हैं, और इनका ना हीट और ना ही लाइट हम फील कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट, यू मस्ट हैव noticed that all objects look smaller when seen from a distance। कहने का मतलब है you must have noticed, हमें ये भी अवश्य ही नोटिस करना चाहिए कि that all objects, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, look smaller, इसलिए स्मॉलर दिखते हैं। कोई भी डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, जब हम उसे देखते हैं और वो छोटा दिखता है, कब? जब हम उससे क्या होते हैं, फ्रॉम अ डिस्टेंस, जब ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं उसके कारण। जैसे हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा एरोप्लेन है, हम जब उसको अर्थ से एरोप्लेन को जब हम स्काई में देखते हैं तो हमारा क्या होता है, एरोप्लेन बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखता है। यही कारण है स्टार्स के भी साथ। वाइल वाचिंग द नाइट स्काई, यानी कि रात के समय आकाश को देखते समय, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फ्रॉम बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। रात के समय हम क्या करते हैं, आकाश में जब देखते हैं तो हमारे जो स्टार्स होते हैं, इस स्टार्स जो होते हैं वो वेरियस, यानी वेरियस पैटर्न्स में दिखते हैं, अलग अलग पैटर्न में दिखते हैं। तो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, और इन्हीं वेरियस पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। अब जैसे इसमें एक अर्सा मेजर है हमारा, और या इसको हम लोग बिग बियर के भी नाम से जानते हैं, इज वन सच अ कॉन्स्टलेशन। उन्हीं में से हमारा एक अर्सा मेजर है और बिग बियर है जो कि हमारा एक कॉन्स्टलेशन है। फिर कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तऋषि। और इसी कॉन्स्टलेशन में से हम क्या करते हैं कि स्मॉल बियर जो है, या हम इसको सप्तऋषि बोलते हैं। जैसे कि सप्ता का मतलब होता है 7 और ऋषि मतलब सेग, यानी कि महात्मा बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा कॉन्स्टलेशन है, इसमें से एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है जिसे हम इजीली रिकॉग्निजेबल पहचान सकते हैं, जिसका नाम है सप्तऋषि। ठीक है, फिर कह रहे हैं यहाँ पे इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। इसका नाम ही है हमारा सप्तऋषि। इसमें सप्त का मतलब क्या होता है 7, और ऋषि का मतलब होता है सेग, यानी कि ये हमारा जो सप्तऋषि है ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप है, दैट फॉर्म्स ऑफ अ पार्ट ऑफ द लार्ज अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ठीक, आगे बोल रहा है नेक्स्ट, आस्क समवन इल्डर इन योर फैमिली नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। ये बोल रहा है कि जैसे कि हमारे कोई भी किसी से किसी समवन, यानी कि आज पूछे इल्डर यानी कोई बड़ा व्यक्ति है, या अपने फैमिली या नेबरहुड से ये कह रहा है कि जैसे कि मोर स्टार्स एंड प्लैनेट्स, स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई में शो करने यानी दिखाने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, करें कि इन एंशियंट टाइम्स, यानी कि पुराने समय में, प्राचीन समय में, पीपुल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पहले तो कंपास होती नहीं थी, तो पहले के लोग क्या करते थे, इन एंशियंट टाइम्स पीपुल क्या करते थे, उसमें प्राचीन समय के लोग, वो लोग रात के समय क्या करते थे, वो लोग नाइट के हेल्प से, और नाइट में जो स्टार्स होते थे उसके हेल्प से ये डायरेक्शन को डिटरमाइन करते थे, यानी कि डायरेक्शन को रिकॉग्निजेबल करते नहीं पहचानते थे। फिर कह रहा है इसमें कि द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, और इसमें एक होता था नॉर्थ स्टार जो किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता था, वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोलर स्टार, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, पोल स्टार के नाम से जानते हैं, या इसको हम हिंदी में ध्रुव तारा भी बोलते हैं।
तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जैसे कि हमारे एंशियंट टाइम्स में पीपुल जो होते थे वो क्या करते थे, जो भी डायरेक्शंस को डिटरमाइन किया जाता था ड्यूरिंग द नाइट टाइम में, वो क्या करते थे कि स्टार की मदद से ही वो डायरेक्शन को डिटरमाइन करते थे। दिन में तो हम सन की मदद से यानी कि सन के हेल्प से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं डायरेक्शन को, बट नाइट के समय में एंशियंट टाइम्स के लोग क्या करते थे कि स्टार के हेल्प से वो लोग डायरेक्शन को डिटरमाइन करते थे। और उसमें क्या होता था कि पोल स्टार होता था हमारा ध्रुव तारा, जिससे कि वे डायरेक्शन की पहचान किया करते थे, यानी कि रिकॉग्निजेबल करते थे। अब जैसे ये जो पोल स्टार होता था ये क्या होता था, इट इज ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये आखिरकार ये क्यों एक ही, जैसे कि पोल स्टार को ही पहचान के क्यों रिकॉग्निजेबल करके डायरेक्शन को पहचानते थे, क्योंकि जो पोल स्टार होता है ये स्काई में सेम पोजीशन पे ऑलवेज, यानी कि हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है। जैसे वी कैन द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। अब जैसे मान के चलिए पोल स्टार को हम पहचानेंगे कैसे, तो अभी हमने पढ़ा था सप्तऋषि के बारे में। जैसे यहाँ पे ये हमारे क्या है, ये जो 7 स्टार्स हैं यही हमारे सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। तो जो लो ये 2 स्टार हैं, जब हम इससे लो दो ये स्टार्स जो हैं 2, यानी कि पॉइंटर स्टार जो इनको बोलते हैं, इस पॉइंटर स्टार्स की हेल्प से हम इस पोल स्टार्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि वी कैन लोकेट द पोजीशंस ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, यानी कि हम लोग पोल स्टार्स को कैसे, इस पोजीशन को कैसे हम लोकेट कर सकते हैं, तो सप्तऋषि के हेल्प से। जो हमारे ये लोअर जो सप्तऋषि हैं 2, ये जो पॉइंटर स्टार्स हैं, इसकी हेल्प से हम लोग इस पोलर स्टार्स को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ये पिक्चर जो है हम इसमें ये देख सकते हैं। आगे बोल रहा है नेक्स्ट, you will notice that if an imaginary line in the drawn joining the pointer stars extended further it will point to the pole star। यानी कहने का मीन्स है कि जब हम सप्तऋषि, ये जो दो सप्तऋषि है जो पॉइंटर स्टार के नाम से जानते हैं, जब इसको फर्दर यानी कि जब आगे की तरफ इसी से हम बढ़ेंगे, इसको पॉइंटर मान के, पॉइंटर स्टार्स मान के, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसके सेम में जो जाएगा हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा यानी कि पोल स्टार्स को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज, अभी हमने सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ा था। आखिर सेलेस्टियल बॉडीज है क्या, जितने भी सन हो गए या ड्यूरिंग द नाइट टाइम में हम आकाश में यानी कि स्काई में स्टार्स देखते हैं, मून को देखते हैं, पोल स्टार हो गया, ये जितने भी बॉडीज दिखते हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। तो सेलेस्टियल बॉडीज तो सब आ गए, उसी सेलेस्टियल बॉडीज में हमारा क्या है, स्टार्स भी आता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि स्टार्स के पास क्या होता है, ऑन हीट होता है, ऑन लाइट भी होता है। तो उसमें से कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं उनके पास अपनी, यानी कि डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, उनके पास अपनी ना हीट होती है और ना ही लाइट होती है। दे आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। अब कहने का मीन्स है कि दे आर, जो भी जिनके पास, मान के चलिए जिनके पास हीट्स नहीं है, जो सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपनी हीट नहीं है, अपनी लाइट नहीं है, वो क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि दे आर लिट। अब ये जो लिट है ये लाइट का थर्ड फॉर्म है, यानी कि दे आर लिट बाय द, ये जो लाइट लेते हैं, द लाइट ऑफ द स्टार्स, ये सन से ही अपने हीट एंड स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट, और ऐसे बॉडीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। अब जब प्लैनेट्स की बात आ गई तब प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। करें कि द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटिया। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट्स है, ये ग्रीक वर्ड है प्लैंटिया, ग्रीक वर्ड ये प्लैंटिया, प्लैंटिया, ये ग्रीक वर्ड प्लैंटिया से ही हमारा वर्ड बना है प्लैनेट। अब देखिए प्लैंटिया का मीनिंग क्या होता है ग्रीक वर्ड में, ये प्लैंटिया का मीनिंग होता है वांडर। वांडर का मतलब क्या होता है, भटकना यानी घूमना। अब आखिर ये प्लैंटिया, इनको प्लैनेट्स क्यों रखा गया है,
तो जैसे कि मानते हैं कि ये हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, सन के ऑर्बिट में चारों तरफ यानी कि अराउंड यानी कि चक्कर लगाते हैं, यानी क्या करते हैं और यानी कि उसमें वांडर करते रहते हैं, जिससे कि इसको हम क्या करते हैं, ग्रीक वर्ड से ही हमारा ये प्लेंटिया वर्ड लिया गया है, प्लैनेट्स वर्ड लिया गया है, और किस वर्ड से लिया गया है, प्लेंटिया से लिया गया है, और प्लेंटिया का मीनिंग होता है द यानी कि वांडर यानी कि टू वांडर, सॉरी, विच मीन्स वांडर। ये प्लेंटिया का मीनिंग क्या है, विच मीन्स वांडर्स। फिर कह रहा है नेक्स्ट, द अर्थ ऑन विच वी लिव, अर्थ जिस पे हम लोग क्या करते हैं, लिव करते हैं, रहते हैं, इज अ प्लैनेट। हमारा अर्थ भी क्या है, एक प्रकार का प्लैनेट है, वन टाइप प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और ये जो हीट यानी कि जितने भी हीट एंड लाइट को ऑब्जर्व ये करता है, ये कहाँ से करता है, तो ये सन से करता है, और सन हमारा क्या है, एक स्टार है, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, और जो सन है वो क्या है, हमारा सबसे यानी कि नियरेस्ट स्टार है। जैसे इफ यू लुक द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, जब हम इस अर्थ को फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से अगर देखें, सी द मून, जैसे कि हमारा मून है, इट विल अपीयर टू शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो ये क्या होगा, जैसे कि हमारा मून रात के दिनों में यानी कि ड्यूरिंग द नाइट में क्या होता है, शाइनिंग करता है, तो वैसे ही क्या होगा, हमारा अर्थ भी शाइनिंग करेगा। अब जैसे कह रहा है कि यहाँ पे कि द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। ये जो मून है, जो क्या होता है, हम लोग जो रात के समय आकाश में देखते हैं, ये इज अ सैटेलाइट, ये क्या है, एक सैटेलाइट है। और ये कैसा सैटेलाइट है, तो ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। दो टाइप्स के सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और मैनमेड सैटेलाइट। तो ये जो हमारा मून है, ये अर्थ का ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है। अब कह रहा है नेक्स्ट, इट इज अ कॉम्पेनियंस ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारा क्या होता है, ये अर्थ के ही जैसा है, और इसी के जैसा अर्थ की ही तरह मूव करता है इसके चारों तरफ, लाइक आवर अर्थ, जैसे कि हमारा अर्थ है। देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ के भी सिवा यानी कि अर्थ को लेके हमारे पास अगर अर्थ के साथ ही टुगेदर विथ हमारे पास टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, तो 8 प्लैनेट्स हैं, जो कि ये भी क्या करते हैं, ये भी सन से ही हीट एंड लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। करेगी सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और इनमें से कुछ के पास क्या होता है, बहुत सारे मून्स हैं। ठीक है, तब नेक्स्ट, अब जैसे कि अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आखिर ये प्लैनेट्स होते क्या हैं। तो ये जो प्लैनेट्स है, ये क्या होता है, एक सोलर सिस्टम में आते हैं, यानी कि सोलर यानी कि वो फैमिली है, यानी कि सोलर फैमिली, यानी कि अब इसमें अब जब ये फैमिली है तो इसमें क्या होगा, हेड भी होगा। तो जैसे ये सोलर सिस्टम है आपका, जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, अब जैसे इसमें करा है कि द सन, एक मिनट, जैसे लिखा है यहाँ पे करा है कि द सोलर, अब पढ़ेंगे हम लोग द सोलर सिस्टम के बारे में। अब ये सोलर सिस्टम क्या है, तो जो यहाँ पे सोलर दिया हुआ है, इसका मीनिंग होता है सन। ये जो सोलर है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, सन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि द सन, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites. एंड मेट्रॉइड्स कहने का मीन्स है कि यहाँ पे जो दे रहा है कि द सन, यानी कि जो हमारा सन है, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स। ये सब जब एक साथ मिलते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम, यानी कि हम इन्हें सबको मिक्स करके हम एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब आखिर ये सोलर सिस्टम है क्या, तो चलिए पढ़ते हैं। अब जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, अब जैसे मानिए कि एक फैमिली है, तो फैमिली में क्या होता है, कोई ना कोई हेड होता है। तो वैसे ही इस सोलर सिस्टम में हमारा जो हेड होता है वो होता है सन।
जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा है सन। यानी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के ऑर्बिट में, अब जैसे मान के चलिए कि ये हमारा हो गया छोटा सा सन हो गया, अब इसके ऑर्बिट में चारों तरफ क्या होते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो वर्ड पढ़ेंगे हम लोग, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग रिवोल्यूशन का बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि सन हमारा क्या होता है, बिटवीन में होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ यानी कि ऑर्बिट, ये सब जो हमारा ये सब है ना, ये पाथ जो है इसको ऑर्बिट बोलते हैं, ये सन का ऑर्बिट है। और इसी ऑर्बिट पे क्या होता है कि सारे प्लैनेट्स अराउंड यानी कि इसके चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं सोलर सिस्टम का जो हेड होता है वो क्या होता है, सन। ठीक है, तब यहीं पे देख सकते हैं ये जो हमारा दिया हुआ है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा ये प्लैनेट्स हैं। जैसे कि सन है हमारा, तो सन के सबसे नियरेस्ट में जो है यहाँ पे हो गया हमारा ये मरकरी, सेकेंड वेनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, और ये हमारा है जुपिटर। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या हैं, अभी हमने पढ़ा था सेलेस्टियल बॉडीज में एस्ट्रॉइड्स के बारे में। ठीक, तो ये जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, ये सब के सब क्या है, एस्ट्रॉइड्स। तो क्वेश्चन एराइज यहाँ से होता है क्या कि मार्स यानी कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो किन दो प्लैनेट्स के बिटवीन में है। तो जो एस्ट्रॉइड्स है ना, ये मार्स और जुपिटर्स के बिटवीन में आते हैं। ठीक, अब जब जुपिटर हो गया तो जुपिटर के बाद हमारा आता है सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी प्लैनेट है यानी कि हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, तो इन प्लैनेट्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो वो क्या है, तो इसमें दो कैटेगरी में है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ओके, तो इस प्लैनेट को हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में बांटे हैं। जैसे कि हम इसे बोलते हैं इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। ठीक है, तो जैसे कि हमारा हो गया इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। तो आखिर इनर प्लैनेट्स में क्या होता है और आउटर प्लैनेट्स में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो आउटर प्लैनेट्स है ना, हम इसको जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें हमारे इनर प्लैनेट में कौन कौन आएगा, तो हमारा मरकरी है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। यानी कि यहाँ पे जो हमारा मरकरी है, वेनस है, अर्थ है एंड हमारे पास मार्स। यानी कि ये 4 प्लैनेट है ना, इन्हें हम इनर प्लैनेट बोलते हैं। तो आखिर इनर प्लैनेट बनते कैसे हैं, तो ये जो इनर प्लैनेट्स है ये रॉकी, यानी कि हम इस इनर प्लैनेट को हम लोग एक नाम और दे सकते हैं और इसे हम बोलते हैं रॉकी प्लैनेट। क्या बोलते हैं, रॉकी प्लैनेट, सॉरी, रॉकी प्लैनेट्स। यानी कि ये क्या होते हैं, बहुत सारे रॉकी प्लैनेट्स ये बने होते हैं 4। और ये जो आउटर प्लैनेट्स है ना, ये सब के सब गैसीय हैं, यानी कि ये सब गैस से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी इनर प्लैनेट्स हैं ना, तो इनर प्लैनेट्स के पास मैक्सिमम यानी कि बहुत ही कम, यानी कि इसमें ये सेटेलाइट्स बहुत कम होते हैं। अब इसमें दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसके पास सेटेलाइट्स ही नहीं होते हैं, जैसे हमारा मरकरी, मरकरी और वेनस, इनके पास कोई सेटेलाइट्स है, नो सेटेलाइट्स। और अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो अर्थ के पास क्या होता है, अर्थ के पास एक ही सेटेलाइट्स है, और वो नेचुरल सेटेलाइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो नेचुरल सेटेलाइट हमारे पास क्या है, मून है। और मार्स के पास 2 सेटेलाइट्स हैं, फोबोस और डीमोस। अब आते हैं हम आउटर प्लैनेट्स में। तो आउटर प्लैनेट्स क्या होता है, अब आउटर प्लैनेट्स जो होते हैं जो गैसीय होते हैं, जिसको हम जोवियन प्लैनेट्स के भी नाम से जानते हैं, उसमें हमारा है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो आउटर प्लैनेट्स में ये जो 4 प्लैनेट्स हैं ना, इनके पास मैक्सिमम फॉर्म में नेचुरल सेटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ लिया इनर प्लैनेट्स के बारे में, आउटर प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में, या आखिर सन क्या होते हैं।
तो अभी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ें, जितना भी मैंने बात बताया अभी उन्हीं सब के बारे में फिर से हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करें। जैसे कह रहा है कि सन, तो कह रहे हैं कि द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे कि हम लोग अभी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, तो सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन होता है, तो हमारा जो सन होता है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। इट इज ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ही ह्यूज यानी कि बहुत ही बड़ा, और ये किससे बना हुआ है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस है। अब इसमें आखिर गैसेस कौन है, तो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैसेस से बना हुआ है। करें इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पुलिंग फोर्स के बारे में। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि सन के चारों तरफ क्या होता है, सारे प्लैनेट्स जो होते हैं उसके ऑर्बिट में अराउंड करते रहते हैं। तो ये जो होता है सन जो होता है पुलिंग फोर्स लगाता है, यानी कि सबको एक जगह बांध के रखता है, यानी कि पुल करके रखता है। दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, और इस पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। यानी कि सोलर सिस्टम के लिए ये क्या होता है कि जो हमारा सन है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। यहाँ से मतलब कि हीट और लाइट की अल्टीमेट सोर्स है किसके लिए, तो सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में क्या है, प्लैनेट्स हैं, स्ट्वाइड्स हैं, मिटवाइड्स हैं। बट लेकिन दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ड सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि द सन इज अल्टीमेट सोर्स, जैसे यहाँ पे, बट द ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाई अस। लेकिन हम लोगों के द्वारा क्या होता है कि मैक्सिमम फॉर्म में हीट को हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है, डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, ये नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद भी हमें वो ट्रिमेंडस हीट हम उसका फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि ये हमसे बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी कि ये 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि डिस्टेंस है, यानी कि अर्थ से ये 150 यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ के बारे में क्या है, जैसे कह रहा है कि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो प्लैनेट्स, तो हमारे पास यहाँ प्लैनेट्स, तो कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास, तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में ये कितने हैं, 8 हैं, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब जैसे कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई स्मॉल साइज में है, कोई बिग साइज में है। तो हम यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे सन के अकॉर्डिंग यानी कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सन से सबसे नियरेस्ट कौन है, सबसे फारेस्ट कौन है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो मरकरी है ना, ये मरकरी जो है ये सन के सबसे नियरेस्ट में है। यानी कि हम अगर यहाँ पे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो सन से सबसे नियरेस्ट में है मरकरी। उसके बाद सेकेंड जो है हमारा, सेकेंड वो वेनस है, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून लास्ट। यानी कि जो मरकरी है वो क्या है हमारा, सन के सबसे नियरेस्ट में, और सबसे जो फारेस्ट में वो क्या है हमारा, नेपच्यून है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि रिमेंबर यानी इजी तरीके से रिमेंबर यानी मेमोराइज करने के लिए, अब जैसे दिया है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब इसमें जैसे कि फर्स्ट लेटर जो है माई में एम, ये मरकरी को डिनोट करता है। वेरी में जो वी है ये वेनस को डिनोट कर रहा है। इफिशियंट में जो अर्थ है ई है वो अर्थ को डिनोट कर रहा है। मदर में एम ये मार्स को डिनोट कर रहा है। जस्ट में जे जुपिटर को डिनोट कर रहा है। सर्व्ड में एस ये सैटर्न को डिनोट कर रहा है। अस में यू यूरेनस को कर रहा है, और नट्स में जो एन है ये नेपच्यून को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का जो 8 प्लैनेट्स हैं मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ,
ये सन के चारों तरफ ना एक फिक्स्ड पाथ में, ये सन हो गया और सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में इसके ऑर्बिट पे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि कह रहा है कि दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, ये पाथ जो है बहुत इलोंगेटेड है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और ये जिस पाथ पे ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, जिस पाथ पे ये रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड में, इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे कि मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, क्वेश्चन आ जाएगा अगर मान के चलिए कि सबसे नियरेस्ट में, सन के नियरेस्ट में कौन सा हमारा प्लैनेट है, तो मरकरी जो है हमारा वो क्या है, नियरेस्ट टू द सन, यानी कि सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, यानी सबसे ज़्यादा सॉरी नियरेस्ट कौन है, तो हमारा मरकरी। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज। और ये जो सन के ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर कितने दिन में अराउंड में चलता है, तो 88 डेज में ना ये कंप्लीट वन अराउंड लॉन्ग इट्स ऑर्बिट, यानी कि सन के ये पूरे ऑर्बिट को चलते हुए 88 डेज में कंप्लीट राउंड कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि वेनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। तो यहाँ जो वेनस है ना, ये वेनस क्या है, एक अर्थ ट्विन इसे बोलते हैं, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक, तो जो वेनस है ये अर्थ ट्विन भी बोलते हैं, बिकॉज आखिर क्यों, इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये जो है अर्थ के साइज के बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, शेप साइज के बहुत ही अराउंड, यानी कि मच सिमिलर है, वेरी मच सिमिलर है, इसलिए हम इसे अर्थ ट्विन के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसे दे रहा है कि यहाँ पे कि आई रिसेंटली अगस्त 2006, सॉरी टिल है यहाँ पे, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 में, अगस्त के 2006 में हमारा एक और प्लैनेट था जिसका नाम था प्लूटो। इसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्लूटो को, यानी कि प्लूटो वाज ऑल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट, ये प्लैनेट ही था, बट हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी कि IAU शॉर्टकट में बोलते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अ डिसीजन वाज टेकन द प्लूटो, यानी कि प्लूटो को लेकर उन्होंने एक डिसीजन लिया था, लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे सीजर सेरेस 2003, यूवी इसका नाम था यूवी 313, डिस्कवर्ड इन रीसेंट पाथ में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। और 2006 यानी अगस्त 2006 में जो हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो प्लूटो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट्स में है, इसलिए इसको प्लैनेट्स के कैटेगरी से इसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि हमारा है अर्थ, जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अर्थ। चलिए तो अब अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, आखिर ये है क्या। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा नियरेस्ट है, उसके बाद कौन है, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट वन करके पढ़े थे। तो वैसे ही जो हमारा अर्थ है वो हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है, यानी कि सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अर्थ जो हमारा है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। कह रहा है कि इन साइज, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग अगर हम अर्थ को देखें तो इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, यानी कि ये जो हमारा प्लैनेट है, अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अर्थ को तो सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये थर्ड नंबर पे आता है, बट अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, जैसे कि हमारा जो अर्थ होता है ना, ये अर्थ, सॉरी पिक्चर ठीक से नहीं बन पा रहा है, तो ऊपर क्या होता है कि ये पोल है और नीचे एक पोल होता है। तो ऊपर जो है हमारा नॉर्थ पोल बोलते हैं इसे, और नीचे बोलते हैं साउथ पोल। तो यहाँ पे जो दे रहा है क्या कि फ्लैटेंड, स्लाइटली फ्लैटेंड, यानी कि जो हल्की ये क्या होती है ना, पोल पे चपटी है। दैट इज वाई, आखिर क्यों, इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोड,
और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, और इसी को ही हम लोग इसके शेप को डिस्क्राइब्ड यानी कि जियोड के नाम से जानते हैं। आखिर ये जियोड क्या है? तो जियोड मीन्स होता है एन अर्थ लाइक स्पेस शेप, यानी कि अर्थ के जैसा ही शेप, हम इसे जियोड बोलते हैं। जैसे दे रहा है यहाँ पे क्या कि कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। यानी कि हमने अभी 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा एक ही ऐसा ओनली वन इकलौता प्लैनेट्स हमारा जो अर्थ है जिस पे लाइफ सपोर्ट करती है। ठीक है, यानी कि प्रोबेबली हम यहाँ पे लाइफ को लाइव कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी कि जो अर्थ है ना ही ज़्यादा हॉट है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इट हैज़ वाटर, इसके पास क्या है, जो कि एक ह्यूमन के लिए सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, वाटर, लैंड एंड एयर। तो ये जो हमारा अर्थ है इसके पास क्या, इट हैज़, इट जो आया हुआ है यहाँ पे ये अर्थ के लिए है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमें जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, वो वाटर, एयर जो है हमें क्या होता है कि ये अर्थ पे मिलते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे कि द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन। और एयर जो होता है जिसमें क्या, एयर के पास क्या, लाइफ सपोर्टिंग हमारे पास गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। एयर में तो बहुत सारे गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो इसमें हमारा लाइफ सपोर्टिंग गैस है ना, ऑक्सीजन, ये एयर में हमें मिल जाता है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और इन्हीं कारणों से, यानी कि जैसे ये हमारा लाइफ सपोर्टिंग जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं अर्थ पे, इन्हीं सब कारणों की वजह से, इन्हीं सब रीजन्स के कारण हम लोग अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट्स बोलते हैं, जिसे ये सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट पे बोल रहा है, कह रहा है कि फ्रॉम द आउटर स्पेस, यानी कि आउटर स्पेस में द अर्थ अपीयर्स ब्लू। जब हम इसको कहने का मीन्स है कि आउटर स्पेस से देखें, अगर बहुत ही डिस्टेंस, जैसे कि हम चांद यानी कि मून से देखें, तो हमारा जो अर्थ होता है वो ब्लू अपीयर होगा। आखिर क्यों? बिकॉज इट 2/3 सरफेस, इसके 2/3 पार्ट पे, 2/3 सरफेस पे इस क्या हुआ, इज कवर्ड बाई वाटर, यानी कि वाटर से ये कवर्ड है। यानी कि इस पे मैक्सिमम फॉर्म में 2/3 फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा, इसमें क्या है, मैक्सिमम फॉर्म में हमारा वाटर ही वाटर है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि इट इज देयर फॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। और इन्हीं कारणों से, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। तो ब्लू प्लैनेट क्यों बोला गया अर्थ को, ये क्या, यानी कि यहाँ पे बहुत ही मैक्सिमम फॉर्म में वाटर होने के कारण हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा मून। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। तो ये मून क्या है, तो कह रहे हैं कि आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। अर्थ के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट तो बहुत सारे हैं, नेचुरल सैटेलाइट, बट एक ही है। तो हमारा जो मून है ना, ये अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज द मून, जिसे हम क्या बोलते हैं, मून बोलते हैं। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4, इसकी जो डायमीटर है 1/4 है दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ की जितनी भी डायमीटर है ना, उससे 1/4, यानी कि उसकी 1/4 जो डायमीटर है वो मून की है। इट अपीयर्स सो बिग, इसलिए क्या होता है, इट अपीयर्स, फिर भी ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखता है। अर्थ से भी छोटी इसकी डायमीटर 1/4 डायमीटर है, फिर भी ये क्या दिखता है, बहुत ही बड़ा है। बिकॉज, क्योंकि इट इज नियर टू आवर प्लैनेट, ये प्लैनेट से क्या होता है, बहुत ही नियर में है, बहुत ही पास, यानी कि बहुत ही नज़दीक है। देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है ना, उस सारे सेलेस्टियल बॉडीज से, अदर सेलेस्टियल बॉडीज से हमारे अर्थ से सबसे कम डिस्टेंस पे मून है, जिसके कारण ये क्या होता है, बहुत ही बिग दिखता है, इतना छोटा होने के बावजूद भी। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे कितने डिस्टेंस पे है, 3,84,400
400 किलोमीटर अवे, यानी कि इतने डिस्टेंस से हमसे ये दूर है, यानी कि अर्थ इसकी जो डिस्टेंस है 3,84,004 किलोमीटर्स। नाउ you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon। कहने का मतलब यहाँ पे करें कि now you can compare the distance। अब यहाँ पे हम जैसे कि सन और मून है, जो सन और मून के बीच हम डिस्टेंस को यानी कि डिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कह रहे हैं यहाँ पे कि द मून moves around the earth in about 27 days। it takes exactly the same time to the complete to one spin। देखिए यहाँ पे स्पिन क्या है, ये क्या होता है कि अर्थ का सैटेलाइट है तो अर्थ के ऑर्बिट को करेगा, यानी कि अर्थ के चारों तरफ क्या करेगा, ये चक्कर लगाएगा अराउंड। तो जितने दिनों में ये अर्थ का यानी कि कंप्लीट चक्कर लगाता है ना, तो ये स्पिन यानी कि अपने एक्सिस पे ही भी उतने ही दिन में ना एक बार मूव कर जाता है। फिर कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल अस ऑन द अर्थ। और इसी के कारण अर्थ से हम लोग मून का सिर्फ और सिर्फ ओनली वन साइड ही मून का हम लोग विजिबल कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। रवि जी का 46 मिनट का हो गया, लेकिन जैसे धीरे धीरे थोड़ा टोन